जैसा कि क्लास 11th का फिजिक्स का सबसे पहला पेपर है और एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा 2024 की इसी तैयारी में हम सबसे पहले तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के दो दो नंबर के क्वेश्चंस की। इस वीडियो में हम 2 अंकीय क्वेश्चन आपके पूरे कवर करने वाले हैं और 3 अंकीय हो गए क्वेश्चन और 4 अंकीय, ठीक है। और आपके ऑब्जेक्टिव भी कवर करवा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में हम आपके पूरे टोटली दो दो नंबर के जो तो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको मोस्टली क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ध्यान से वीडियो देख लेना, ठीक है। एग्जाम के पहले ये वीडियो अगर देख लेते हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इसमें से एज इट इज आपके बिल्कुल से कवर हो जाएंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि जिसको भी अगर ये लगता है कि मुझे और क्वेश्चन करना चाहिए, है ना, और आपको याद है आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट, आप क्या करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे केवल, लेकिन ठीक है। वो सारे क्वेश्चन देख लेना एक बार और इनको मैं आंसर के साथ बता रहा हूँ। ये पूरे बिल्कुल कवर अप करके जाना, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 अंकीय क्वेश्चन में सबसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक साल में देख लो आप पेपर उठा करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया ही आया है। कह रहा है कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर क्रिया करती हैं तो उनका कुल संवेग सदा क्या होता है, समान रहता है, जब तक कि कोई बाहरी बल उन पर क्रिया नहीं करता। सीधी बात है कि कोई भी दो वस्तुएं हैं वो यहाँ पे कुछ भी अगर मोमेंटम उनमें हो रहा है, ठीक है। जब तक उन पर बाहरी बल ना लगाया जाए तो क्या करेंगे, क्या उन पर बाहरी बल ना लगाया जाए तो वो उन पर क्रिया, मतलब उनमें किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होगी। अर्थात बाह्य बल शून्य होने पर संकाय का कुल संवेग अचर यानी कि कांस्टेंट रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम कहता है। बाकी अपने हिसाब से आपने जिसको इसको जैसे भी याद करके रखा है बिल्कुल से वही आपको इसकी हेडिंग याद करके रखनी है, अदर कोई नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है जड़त्व से आप क्या समझते हैं भाई, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। कह रहा है भाई कि वस्तु की अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है, ठीक है। वो वस्तु की गति हो सकती है, वस्तु की स्थिरता हो सकती है, यानी कि वस्तु रुकी हुई हो सकती है उस स्थिति में, है ना, या गतिमान अवस्था में हो सकती है। तो वस्तु की ऐसी स्थिति, ठीक है, वस्तु की ऐसी स्थिति जिसमें वो अपने आप को उसी प्रवृत्ति में बनाए रखने की क्षमता रखती है, उसकी प्रवृत्ति या क्षमता को जड़त्व कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और न्यूटन के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग कहें तो यह कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड जड़त्व का प्रथम मतलब न्यूटन का पहला नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है। ये चीज़ आप क्लियर करके रखेंगे, ठीक है। कह रहा भाई आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 अंकीय क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का आपेक्षिक वेग पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के दूसरी की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है और यही आपेक्षिक वेग है। किसी गतिशील, कोई गतिशील वस्तु है, इसके सापेक्ष जो दूसरी वस्तु है उसका आपेक्षिक वेग क्या होगा, इस पहली गतिशील वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होगा। ये आपेक्षिक वेग आपको रेडी करके रखना है। नेक्स्ट है बल का एसआई मात्रक व सूत्र लिखिए, विमीय सूत्र। भाई बिल्कुल से याद कर लो क्योंकि वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। बल क्या है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, गति या आकार को बदलता है, ठीक है। मतलब किसी भी वस्तु की गति हो गई या स्थिति हो गई या आकार होगी, उसमें अगर कोई चीज़ परिवर्तन कर पा रही है तो वो क्या है, वो ही बल है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एसआई मात्रक, भाई इसका क्या है, एसआई मात्रक इसका न्यूटन है जिसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और विमीय सूत्र आपके सामने दिया गया है m1l1t-2, ठीक है। इसको याद करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है घर्षण किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, घर्षण, इसको इसके हानि तथा लाभ, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे आगे। कह रहा है परिभाषा में कि दो सतहों के संपर्क में आने पर उनकी सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। देखो अब दो सतहें हो सकती हैं, जैसे कोई भी, मतलब जैसे जैसे आप कोई भी सतह मान लो, आपकी उंगली होगी, आपका मोबाइल हो गया, ठीक है। आपकी उंगली की एक सतह होगी और आपके मोबाइल की एक स्क्रीन की सतह होगी। इनके संपर्क में आने पर उनकी सापेक्ष गति, आपने इस तरीके से मोबाइल में टचअप करा, ठीक है। उनमें जो विरोध करने वाले बल को, है ना, उसमें जो बल विरोध करेगा ना वो ही घर्षण बल कहलाएगा। ये चीज़ आप क्लियर करके रखेंगे, ठीक है। सीधी बात है, कोई भी दो सतहें हो सकती हैं, इनके संपर्क में आने पर उनकी गति का विरोध करने वाला जो बल होता है वो घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। यह बल सतहों की असमानताओं और अणुओं के बीच आपसी आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। और घर्षण बल के कुछ प्रकार हो सकते हैं, जैसे स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण और रोलिंग घर्षण, ठीक है। ये आप चीज़ें याद रखेंगे, बेलन घर्षण वगैरह, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तरल की सतह पर उपस्थित अणुओं के बीच
आपसी आकर्षण बल के कारण तरल की सतह सिकुड़ने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ठीक है। और पानी की सतह पर छोटी वस्तुओं का तैरना, साबुन के बुलबुले। ठीक है। तो ये क्या है, ये पृष्ठ तनाव के उदाहरण है कुछ। ठीक है, कुछ दिए गए हैं यहाँ पे, बाकी अदर और उदाहरण भी इसके याद रखें, बिकॉज ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से पृष्ठ तनाव का उदाहरण है, तो वो आपको जरूर से देख लेना है एक बार अच्छी तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट कहा जाता है कि एक किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग जो कि यू है से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है। मैक्सिमम ऊंचाई की बात कर रहा है, तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य तथा त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहा है। तो अगर मैक्सिमम ऊंचाई की बात करें तो वेग शून्य हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जाते ही, ठीक है, वस्तु क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, सो वहां पे ही वेग शून्य हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई पर तो रुक ही ना जाएगी, फिर वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, सो कहने की बात यह है कि जहां पर गई वस्तु ऊपर, तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य हो जाएगा। इतनी बात तो इसमें क्लियर होगी, है ना। तो वेग तो हमारा हो गया। अब त्वरण ज्ञात करना है, तो गुरुत्वीय त्वरण त्वरण के बराबर होगा, जो कि नीचे की ओर होगा। सो ये यहाँ पे आप इस तरीके से इसको करेंगे। ऊर्ध्वाधर फेंकने पर ऊंचाई वस्तु का वेग जो है शून्य होगा, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो वस्तु का वेग जो हमारा होगा, हम यहाँ पे शून्य इसको रख देंगे। ठीक है, बाकी हमारा सेम चीज़ें हमारी हैं, और बाकी इस तरीके से आप उसको यहाँ पे त्वरण इसका निकाल सकेंगे, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम कह रहा है कि लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूरी से दौड़कर आते हैं ताकि वे अधिक दूरी तक कूद सकें। लंबी कूद के लिए कुछ दूरी से दौड़कर कूदना किस कारण से सहायक होता है भाई। सो उसमें क्या होता है, देखो, लंबी कूद के खिलाड़ी दौड़कर आते हैं ताकि वे कूद से समय अधिक ऊर्जा और गति प्राप्त कर सकें, जिससे वे उन्हें अधिक दूरी तक कूदने में मदद मिलती है। इसके पीछे भौतिकी के कुछ सिद्धांत काम करते हैं। अब देखो, हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा दूर से दौड़ करके आएंगे ताकि हमें क्या है, अधिक ऊर्जा मिल सके, अधिक गति हो सके, है ना, थोड़ा हम स्पीड में आ जाएं। अब इसके ऊपर क्या क्या कारण हो सकते हैं कुछ साइंटिफिक भाई। सो गतिज ऊर्जा, ठीक है, हम दौड़ते आ रहे हैं, हम गति में हैं, तो हमें गति में क्या मिलेगी, एक तरीके से गतिज ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, और मोमेंटम। सो ये कुछ यहाँ पे कुछ सिद्धांत इसके पीछे काम करते हैं, और जो हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। तो इस प्रकार दौड़ने से उत्पन्न गति और ऊर्जा कूदने की दूरी को बढ़ाने में सहायक होती है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि एक समान गति के लिए xt समय और वेग ग्राफ, इनके नमूने आपको बनाने हैं। सो यहाँ पे आप इसका आंसर देख पा रहे होंगे। जब कोई वस्तु एक निश्चित वेग से चलती है और उसकी गति समय के साथ नहीं बदलती है, तो इसे एक समान गति कहा जाता है। क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है कि एक समान गति क्या है, एक समान वृत्तीय गति क्या है, तो ये क्वेश्चन क्लियर करके रखना। ठीक है, एक समान गति में वस्तु का त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। ये बिल्कुल हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको क्लियर करके रखना। तो इस प्रकार से इनके नमूने होंगे, ये समय ग्राफ के लिए और ये वेग ग्राफ के लिए। आप यहाँ पे दोनों को अच्छी तरीके से देख सकते हो, इनमें क्या स्थितियाँ होंगी, किस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ढलान क्या होगा, वेग को दर्शाते हो, किस प्रकार से इनकी जो है स्थिति होगी, रेखीय होगी और समानांतर होगी। तो ये आप दोनों चीज़ें दोनों में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सदिशों के सदिश गुणा के कोई दो गुण लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है भाई कि यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दो सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बी वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया। ठीक है, इनके बीच अगर कोई कोण बन रहा है, ठीक है, अब आप मान लो यहाँ पे इनके बीच कोण है, तो वो कोण क्या होगा, थीटा है, मतलब, है ना। तो उनका सदिश गुणन भी एक सदिश होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सदिशों का गुणनफल कहा जाता है। ठीक है, ये सदिश का गुणनफल हो गया। और इसके कुछ गुण हैं जो आपको बिल्कुल से याद करके रखने चाहिए, ये करने हैं। ठीक है, ये करने हैं, बिल्कुल करने हैं, करने ही करने हैं। कह रहा है कि दो सदिशों का सदिश गुणन भी एक सदिश होता है। ठीक है, दो सदिश हैं, उनका सदिश गुणनफल सदैव एक सदिश ही होगा। ठीक है, दो सदिशों का अगर गुणन किया जाए सदिश के रूप में, तो वो हमेशा रिजल्ट उसका सदिश होगा। और दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है, यानी कि इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, यदि दो सदिश किसी बिंदु पर एक ही दिशा में क्रियाशील हों तो थीटा का मान हमेशा जीरो होगा। ठीक है, थीटा जो है जीरो होगा, एक ही दिशा में अगर सदिश क्रियाशील हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर रखना और ये पूरा कंप्लीट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको रेडी करना है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। सो बाह्य बल आघूर्ण के अभाव में किसी पिंड अथवा निकाय का किसी घूर्णन अक्ष के प्रति कोणीय संवेग जो है नियत रहता है, यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहता है। एंड इससे ना हर साल क्वेश्चन आ रहा है भैया, तो ये क्वेश्चन करके रखना है। कोणीय संवेग, सो किसी कण के रैखिक संवेग का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण कण का कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है, तो कोई कण है, इसके रैखिक संवेग का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण, ठीक है, सापेक्ष आघूर्ण कण का जो है कोणीय संवेग कहलाएगा। यह कोणीय संवेग जो है एक सदिश राशि है। कोणीय संवेग को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक जो है किलोग्राम मीटर सेकेंड है। ठीक है,
तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, दो उपग्रहों की उनके ग्रह से दूरियों का अनुपात इतना इतना दिया गया है, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अनुपात दे दिया है 1.1:4, ठीक है। सो आप इसका क्या निकालेंगे, इनका परिक्रमण काल निकालना है आपको, ठीक है। परिक्रमण काल निकालेंगे, ठीक है। तो ये दो आपको दिए गए हैं दोनों, ठीक है। अब इसका आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप इसको बस अपनी वैल्यू रख देंगे और इस तरीके से आप आगे करते हुए कैलकुलेशन पूरी 1.8 है ना, 1/8 यानी कि 1.8, इस तरीके से आप इनको 1.8 नहीं सॉरी 1:8 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये हमारा क्या है यहाँ पे फ्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, किसी ग्रह का व्यास एवं द्रव्यमान पृथ्वी की संगत राशियों का 3 गुना है, इस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होगा, ठीक है। तो किसी ग्रह का व्यास और द्रव्यमान पृथ्वी की संगत राशियों का 3 गुना दिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर इसका निकालेंगे, तो ये आंसर आपका दिया गया है, पूरा कंप्लीट आंसर इसका आप टोटली यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पाइसन अनुपात किसे कहते हैं। तो पाइसन अनुपात को पार्श्व संकुचन विकृति तथा अनुदैर्ध्य विस्तार विकृति के बीच के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल से इसको रेडी कर लेना। पॉइसन अनुपात किसी पदार्थ की पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य प्रकृति के अनुपात को कहा जाता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप इतना याद कर सकते हो, ठीक है, कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात की को ही पॉइसन अनुपात कहा जाता है, ठीक है। सो दो चीज़ें याद रखो, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, इनका जो अनुपात होगा वही पॉइसन अनुपात है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। सो तनाव के कारण द्रव पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा ही पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। सो ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। तनाव के कारण जो द्रव या पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल की जो ऊर्जा होगी वो पृष्ठ ऊर्जा कहलाएगी। स्टोक का नियम लिखिए। सो स्टोक का नियम कहता है कि एक श्यान तरल द्रव पदार्थ में घूमते हुए गोले को रोकने वाला बल गोले के वेग और त्रिज्या तथा तरल पदार्थ की श्यानता के समानुपाती होता है, ये स्टोक का नियम कहता है। सो ये करके रखना। नेक्स्ट है, कुछ आपको पॉइंट्स दिए गए जिनके आपको कारण स्पष्ट करना है। कह रहा है कि किसी बंदरगाह के समीप शहर की जलवायु समान अक्षांश के किसी रेगिस्तानी शहर की जलवायु से अधिक शीतोष्ण होती है, क्यों। और कह रहा है कि सर्दियों में सुबह सुबह भूमिगत जल गर्म प्रतीत होता है जबकि दोपहर के समय भूमिगत जल ठंडा प्रतीत होता है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो कारण बताना है आपको। कह रहा है कि समुद्र धीरे धीरे गर्मी अवशोषित और छोड़ता है जिससे दिन रात का तापमान अंतर कम हो जाता है। रेगिस्तान में तेजी से रेत जो होती है तेजी से गर्म और ठंडी होती रहती है, इसलिए तापमान में अधिक उतार चढ़ाव होता है। सो ये चीज़ इसकी हो जाएगी। एंड ये रहेगी यहाँ पे पानी गर्म ठंडा क्यों होता है। सो सुबह की सतह क्या होती है, ठंडी होती है तो जल क्या गर्म हो जाता है, और दोपहर में सतह गर्म हो जाती है तो जल ठंडा लगता है। जल का तापमान स्थिर रहता है, यह सापेक्ष अनुभव होता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये कारण इनके रहेंगे। अगला कह रहा है श्यानता क्या है, और सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। सो ये आपके क्वेश्चन है, बाकी आपको ये जरूर से याद करने चाहिए। श्यानता भाई तरल की परतों के बीच गति का विरोध करने वाली आंतरिक बल को श्यानता कहा जाता है। उदाहरण, शहद की श्यानता पानी से अधिक होती है, मतलब एक तरीके से गाढ़ापन जो उसमें होता है ना तरलों में, ठीक है। तो ये उनकी श्यानता कहलाती है, ठीक है। आंतरिक बल को है ना गति का विरोध करने, अब जो ज़्यादा गाढ़ापन उसमें होगा तो वो उसकी गति का विरोध ही करेगा, ठीक है। और पानी अधिक श्यान नहीं है शहद की अपेक्षाकृत कहें तो, ठीक है। सदिशों के एक संबंधी त्रिभुज नियम क्या कहते हैं। तो यदि दो सदिशों को त्रिभुज के दो पक्षों के रूप में दर्शाया जाए तो उनका योग त्रिभुज के तीसरे पक्ष द्वारा दर्शाया जाएगा, ठीक है। दो पक्षों को अगर दर्शाया जा रहा है तो उनका जो योग होगा वो त्रिभुज के तीसरे पक्ष द्वारा यहाँ पे दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए, ठीक है। सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़ बिल्कुल से याद करके रखना, ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना है इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। हुक का नियम क्या है, किसी लोचदार वस्तु में लगाए गए बल और उसमें उत्पन्न विकृति के बीच सीधा अनुपात होता है जब तक लोच की सीमा टूटे ना, तो ये हुक का नियम कहता है। नेक्स्ट है, पास्कल का नियम क्या है, पास्कल का नियम, ठीक है। पॉइसन अनुपात देख चुके हम, हुक का नियम, स्टोक का नियम, पास्कल का नियम। कह रहा है यदि कोई द्रव संतुलन में है तो द्रव पर आरोपित जो दाब होगा उसके प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेशर हो सकता है, हाइड्रोलिक ब्रेक हो सकता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, वो क्या है पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं, ठीक है, पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये इनके नियम पर आधारित चल रही हैं।
यदि कोई द्रव जो क्या करता है संतुलन में है तो द्रव पर आरोपित दाब उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जितना मतलब उसमें उसको छूट दी जाए उतना ही वो करेगा। सो ये चीज़ें यहाँ पे इन चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, तो सरल आवर्त गति वह गति जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर दोलन करती है उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, ये क्या 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम लिखिए भाई। ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम, यदि दो प्रणालियां किसी तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में हैं तो भी एक दूसरे के साथ भी तापीय संतुलन में होंगी, ये यहाँ पे इसका शून्यवा नियम कहता है। और प्रथम नियम भी आपको रेडी करके रखना है। ठीक है, ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए, तो वह दर जिससे कोई पदार्थ ऊष्मा को अपने माध्यम से स्थानांतरित करता है वह उसका ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाता है। ठीक है, मतलब पदार्थ की ऐसी दर जिस पर पदार्थ ऊष्मा को अपने माध्यम से स्थानांतरित कर सके तो उसका वो ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाएगा। नेक्स्ट है, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेते हैं, भैया समझाइए। तो जब खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं तो ये गेंद की संवेग को धीरे धीरे कम करता है, इससे लगने वाला बल जो है कम हो जाता है और चोट का जोखिम घट जाता है। मतलब सीधी बात है भाई, डेल टी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जिससे क्या होगा डेल टी का मान बढ़ जाएगा, यानी कि समयांतरल जो है बढ़ जाएगा और क्या मिलेगा हमें, जो समय मिल जाएगा उससे हमें क्या हो जाए, चोट कम लगेगी, है ना, हम उस गेंद को झेल पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे बल कम लगेगा हाथों पर, ठीक है, जिससे चोट नहीं लगेगी। यह न्यूटन के दूसरे नियम का अनुप्रयोग है। ठीक है, नेक्स्ट है, घर्षण से होने वाले हानि तथा लाभ बताइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। घर्षण से कुछ लाभ और हानि। गाड़ी चलाने में सहायक है, ब्रेकिंग सिस्टम में भी, है ना, ब्रेक वगैरह गाड़ी पे चल लग रहे हैं तो वो लाभ है घर्षण का। ठीक है, हम चल पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं, ठीक है, हम लिख पा रहे हैं, हम खाना को चबा पा रहे हैं यानी कि खाना खा पा रहे हैं, तो ये क्या है, घर्षण के लाभ हैं। और घर्षण की हानि क्या हो जाती है, ऊर्जा का अपव्यय होता है, मशीनों का घिसाव हो सकता है, मशीनों के कलपुर्जे घिस जाते हैं, हानि हो सकती है घर्षण की। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, लाभ में तो आप सिंपल सी चीज़ें अपनी, ठीक है, रिलेट करते हुए याद रखें। कार्य ऊर्जा प्रमेय, भाई पिछले 5 सालों के पेपर उठा करके देख लो, कार्य ऊर्जा प्रमेय से पेपर में क्वेश्चन ना दिखे तो मुझे बताना। कार्य ऊर्जा प्रमेय को अचर बल हेतु सिद्ध कीजिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय का व्यंजक निर्मित कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एंड छोड़ करके मत जाना, मैं तो कह रहा हूँ कार्य ऊर्जा प्रमेय करके जाओ अच्छी तरीके से। बिल्कुल कह रहा है किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यही यहाँ पे कार्य ऊर्जा प्रमेय है। और इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी व्यंजक हैं, ठीक है, आपको डेरिवेशन इसके कंप्लीट कर लेने चाहिए, मैं आपसे यही कहूँगा। नेक्स्ट है, प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है। आप प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है दोनों को साथ में देखेंगे। कह रहा है कि प्रत्यास्थ संघट्ट ऐसा संघट्ट जिसमें टकराने के बाद कुल गतिज ऊर्जा और संवेग संरक्षित रहते हैं। कौन भाई, गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित हैं। ठीक है, समझ गए ना, ये प्रत्यास्थ हो गया। यहाँ पे कह रहा है ऐसा संघट्ट जिसमें टकराने के बाद दो वस्तुएं क्या होंगी, टकराएंगी और उसमें आपस में चिपक ही जाएंगी भाई, है ना, वहीं पर अटक के रहेगी और इसमें कोई भी सुरक्षित होने की बात नहीं है। ठीक है, जब दो लोहे की गेंदों में टकराव होगा तो वो क्या होंगी, एक दूसरे से दूर तो भागेंगी, साथ ही उसमें गतिज ऊर्जा और संवेग क्या है, संरक्षित होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, मिट्टी के दो गोले टकराने के बाद उनका एक हो जाना, ठीक है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगी, आपस में चिपक जाएंगी, वो एक वस्तु हो जाएगी फिर, तो ये गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, संवेग तो इसमें संरक्षित रहता है। तो इनमें सबसे बड़ा मेन अंतर यही है कि प्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग क्या है, संरक्षित रहता है, और अप्रत्यास्थ में भी संवेग संरक्षित रहता है, लेकिन प्रत्यास्थ में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, लेकिन इसमें जो है अप्रत्यास्थ में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अगला है कि विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या हैं, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन करके रखना। सीमाएं तो बिल्कुल से रट लो भाई। कह रहा है कि यह स्थिरांक पाई की गणना नहीं कर सकता है, यह भिन्न मात्रकों पर लागू नहीं होता है, जैसे कोई कोणीय मात्रक हो गया, ठीक है, उस पर लागू नहीं होगा। केवल भौतिक राशियां हो सकती हैं और या मात्राएं हो सकती हैं, उन पर ही ये लागू होता है। ठीक है, तो ये विमीय विश्लेषण की कुछ सीमाएं हैं और इसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, तो सूत्रों की सत्यता की जांच करना, भौतिक मात्रकों के बीच संबंध ज्ञात करना, नई भौतिक मात्राओं का निर्माण करना, तो ये इसके विमीय विश्लेषण के उपयोग हो सकते हैं। और ये सीमाएं, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल से कर लो रेडी। ठीक है, 2-2 नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम कुछ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम रेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आप उसी प्रकार से, है ना, हमने देखा था ना ऊपर कि एक वेग 0 हो जाएगा और आपका यहाँ पे त्वरण हमने ऊपर निकाला था। ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट है, एक समान व परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। तो ये समान त्वरण क्या होता है, गति में समय के साथ एक समान परिवर्तन ही एक समान त्वरण कहलाएगा।
परिवर्ती त्वरण गति में समय के साथ परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकता है, सो वो परिवर्ती त्वरण के अंतर्गत आएगा। सड़क पर ब्रेक लगाना ही परिवर्ती त्वरण का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती हुई वस्तु, वो तो एक समान ही त्वरण के कारण गिरेगी, उसमें कोई रुकावट होगी ही नहीं, ठीक है। और ब्रेक तो हम मतलब थोड़ा क्या कर देंगे, थोड़ी उसकी गति मतलब ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, तो ये भिन्न भिन्न हो सकता है परिवर्तन, ठीक है। तो ये सड़क पर ब्रेक लगाना। अगला कह रहा है कि वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा लिखी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यहाँ पे आवर्तकाल आवृत्ति किसी भी रूप में आ सकता है, अलग तरीके से भी आ सकता है। कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है, और आवृत्ति प्रति सेकंड पूरे किए गए चक्करों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का ऐसे मात्रक आपका दिया गया यहाँ पे हर्ष, ठीक है, इसको याद करके रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है एकांक सदिश किन्हें कहा जाता है, तो जिसका परिमाण एक हो और केवल दिशा बताता हो उसे एकांक सदिश कहते हैं, ठीक है। परिमाण क्या है भाई, एकांक है तो इतना तो याद रहेगा कि परिमाण एक है, ठीक है, और दिशा का केवल वो भान करा रहा है, दिशा बता रहा है, तो उसे एकांक सदिश कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा इतने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, तो इससे ऐसे लिखने में नंबर मिलेंगे क्या भाई? नंबर तो ठीक है, अभी अगर थोड़ा समझ करके आप पढ़ते गए तो आप लिख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी में लिख करके ऐसे ऐसे इतनी लाइन में दूंगा तो आपको ना समझ में आएगा, ना अच्छी तरीके से वहाँ पे याद रहेगा, ठीक है। तो मैंने इतने शॉर्ट करके आंसर लिखे हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और लिखने में भी, याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद करके रखना। अगला कह रहा है कि घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय। अभी हमने लाभ हानि देख लिए भैया, लाभ हानि देख लिए, ठीक है, और घर्षण क्या है ये देख लिया। अब इसके कुछ उपाय हो सकते हैं भैया, और इसकी घटाने बढ़ाने के उपाय हो सकते हैं, उनको देख लेते हैं। तो भाई घर्षण बढ़ाना है तो खुरदरी सतह बनाएंगे, ठीक है, विशेष डिजाइन वाले टायर यानी खांचेदार टायर बनाएंगे, ठीक है। और घर्षण को कम करना है तो भाई बिल्कुल से लुब्रिकेशन यानी कि लुब्रिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीस वगैरह का। सतहों को पॉलिश कर सकते हैं, और चिकनाई की सतह पर घर्षण कम ही होता है। सो ये सारे कुछ उपाय हो सकते हैं घर्षण को कम करने के, और ये उपाय हो सकते हैं घर्षण को बढ़ाने के, यानी कि जितनी ही यहाँ पे सतह क्या होगी, यहाँ पर रफ होगी, वहाँ पर घर्षण बढ़ेगा, ठीक है। स्मूथ सतह पर घर्षण क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है कि क्रिकेट में खिलाड़ी क्या है, कैच लेते समय अपने हाथों के पीछे की ओर खींचते हैं। भैया ये तो हम देख चुके हैं, डेल टी अधिक हो जाएगा, यानी कि समयांतराल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अतः फोर्स जो है, फोर्स का परिमाण कम हो जाएगा, यानी कि बल का परिमाण कम होगा, जिससे उसके हाथों में चोट लगने का भय नहीं होगा, क्योंकि बल वहाँ पे उसके हाथों पे कम लगेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे उसको समय मिल गया। नेक्स्ट कह रहा है भाई 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। ये बिल्कुल से कर लेना। 1 न्यूटन बल भाई, 1 न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर अध्यारोपित करने पर उसमें बल की दिशा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से का तुरंत उत्पन्न कर देती है, ठीक है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर आरोपित कर रहे हैं और बल की दिशा को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का तुरंत उत्पन्न उसमें कर रहा है, तो 1 न्यूटन बल है, ठीक है। एक है केवल। नेक्स्ट है रोलर या लॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा भैया खींचना आसान होता है। क्यों होता है? तो खींचने पर बल का ऊर्ध्वाधर घटक वजन को कम करता है, जिससे घर्षण बल घट जाता है। धकेलने पर वजन बढ़ाता है, जिससे घर्षण बल बढ़ जाता है, ठीक है। घर्षण ज़्यादा होगा तो वहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें स्थिर होती जाएंगी, इसलिए उसे यहाँ पे क्या होता है, खींचना आसान होता है। कह रहा है कि द्रव्यमान और भार में अंतर लिखिए भाई, वेग और चाल में अंतर लिखिए, ठीक है, वेग और चाल में अंतर लिखिए, और विस्थापन, वेग और चाल में, वेग और विस्थापन में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन करके ही रखना है अंतर वाली, ठीक है, 2 नंबर के। द्रव्यमान और भार कह रहा है, द्रव्यमान क्या है, यह वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, यह गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल है। यह जो है द्रव्यमान है अपरिवर्तनीय है और स्थान के अनुसार जो है चेंज हो सकता है भार, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है और इसका मात्रक न्यूटन है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप पढ़ करके रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होती हैं, तो एक पारसेक में आपके मात्रक कितने कितने होते हैं, 3.26, ठीक है। सो ये चीज़ आप याद करके रखेंगे, ठीक है। ये आपके कितने मात्रक होते हैं, खगोलीय मात्रक, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे दिया भी है। कह रहा है आवेग क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए भैया। आवेग क्या है, आवेग बल और समय के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। सिंपली इतना याद रख सकते हो, ठीक है। बल और समय की गुणनफल को आवेग कहा जाता है, ठीक है। कह सकते हो I = आपका F/T, ठीक है। आवेग एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक N/सेकेंड होता है। न्यूटन बोले तो यहाँ पे हमारा बल है क्योंकि, और सेकेंड बोले तो टाइम है, ठीक है। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है शक्ति की परिभाषा, मात्रक में सूत्र लिखिए। तो शक्ति किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं, या कोई कार्यकर्ता इकाई समय में जितने समय कार्य करता है उसे उसकी शक्ति कहा जाता है। और ये इसका विमेय सूत्र दिया गया है, और इसका मात्रक आप लोग बताएंगे जल्दी से। शक्ति का मात्रक बिल्कुल सभी को याद होना चाहिए, और होगा याद, बताओ कमेंट सेक्शन में शक्ति का मात्रक, ठीक है। शक्ति का मात्रक कौन सा है?
कह रहा है कि ऊर्जा का संरक्षण नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को खत्म किया जा सकता है। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, उसको स्थानांतरित या रूपांतरित किया जा सकता है। ना ऊर्जा बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को चेंज किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इस प्रकार ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जाओं का कुल योग जो है नियत रहता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है विमीय समीकरण से आप क्या समझते हैं भाई? विमीय समीकरण क्या है? तो ये क्वेश्चन जरूर से कर लेना। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रकों के बीच के संबंध को दर्शाने वाले व्यंजकों को विमेय सूत्र कहा जाता है। यदि इन सूत्रों को समीकरण के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त समीकरणों को विमीय समीकरण कहा जाता है। ठीक है, सो कहे क्या रहा है यहाँ पे? भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई है ना, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रकों के बीच के संबंध को दर्शाने वाले व्यंजकों को। ठीक है, तो मतलब उसका लंबाई मात्रक वगैरह जो भी है ना, और उसके मूल मात्रकों के बीच जो संबंध है उसको अगर हम सूत्र के रूप में दर्शा रहे हैं तो वो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय समीकरण या सूत्र कहलाएगा। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है विमीय समघातता क्या है, इसका सिद्धांत क्या है? किसी भौतिक समीकरण के विमीय रूप से सही होने के लिए उसके समस्त पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए। इसे ही विमाओं की समघातता का सिद्धांत कहा जाता है। यदि उसकी विमाएं एक समान हैं तो वो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा? सही माना जाएगा। ठीक है, उसके सही होने के लिए उसके समस्त पदों की जो विमाएं हैं एक समान होंगी, और यदि वो हैं तभी वो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग है, और यही इसका समघातता का सिद्धांत है, समांगता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि घर्षण गुणांक क्या है? घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक दो सतहों के बीच मौजूद घर्षण की मात्रा का माप है। जब आप घर्षण गुणांक पाते हैं तो आप समान या असमान सामग्रियों की दो सतहों के इंटरफेस पर गति के प्रतिरोध की गणना कर रहे होते हैं। तो कोई भी दो सतहें, उनके बीच मौजूद घर्षण की मात्रा की जो माप है वो घर्षण गुणांक है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्यता का नियम लिखिए। तो इसके अनुसार जब कोई दो निकाय एक तीसरे निकाय के साथ साथ अलग ऊष्मीय संतुलन में हो तो वे एक दूसरे के साथ भी क्या होंगे? ऊष्मीय संतुलन में होंगे। ठीक है, कोई दो निकाय हैं वो तीसरे निकाय के साथ क्या है? संतुलन में है, तो वो एक दूसरे के साथ भी होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो ये दोनों केवल इस तीसरे के साथ ही हैं, ये दोनों भी पहले से क्या होंगे? संतुलन में होंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि ऊष्मा संचालकता गुणांक का ऐसा ही मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जूल प्रति मीटर यहाँ पे सेकंड केल्विन दिया गया और विमीय सूत्र इसका दिया गया है। ठीक है, इसको रेडी कर लेंगे। नेक्स्ट है स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में दो अंतर लिखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा है गुरुत्वीय त्वरण वाला जी एंड ये हमारा है सार्वत्रिक स्थिरांक यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक वाला जी। ठीक है, तो इन दोनों जी को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंतर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो नाम के आधार पर अंतर याद रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये गुरुत्वीय स्थिरांक है और ये है गुरुत्वीय त्वरण। प्रकृति के आधार पर अंतर याद रख सकते हो। यह पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की सतह पर वस्तुओं को खींचने की शक्ति दर्शाता है, और यह ब्रह्मांडीय स्थिरांक है जो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करता है। और अगर स्मॉल जी की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, और ये होती है कैपिटल जी की वैल्यू 6.674 इंटू 10⁻11। तो ये होता है, एंड इसकी इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू है, यूनिट है। एंड इसका प्रभाव की बात करें तो यह स्थान, ऊंचाई और ग्रह की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब इसके आधार पर वो चेंज हो सकता है। यह सार्वभौमिक है यानी कि सभी स्थितियों पर ये क्या है? अपरिवर्तित रहेगा, हमेशा एक जैसा रहेगा। ठीक है, जहाँ ये जैसा यहाँ पर है वैसा ये दूसरी जगह पर रहेगा। लेकिन ये स्मॉल जी है ना भाई, ये रंग बदलता रहता है। ये अगर दूसरे स्थान पर चला गया, दूसरी ऊंचाई हाइट वगैरह ग्रह वगैरह पर चला गया भाई, तो ये क्या पता बदल जाए। ठीक है, तो ये होता है। तो ये चीज़ आप याद रखना, इसका अंतर रेडी कर लेना। कह रहा है कि सरल आवर्त गति की दो विशेषताएं लिखिए। वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है, ये एक विशेषता हो गई। क्योंकि जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति में गति करती है, ठीक है, तो वो अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर क्या होती है? सरल रेखा में होती है। और वस्तु पर लगने वाला बल जो है मध्यमान स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, तब सदैव मध्यमान स्थिति की ओर होता है। और यांत्रिक ऊर्जा सदैव रहती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के साथ में तथा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज होती रहती है। तो ये यहाँ पे इसकी विशेषता आप कुछ याद कर सकते हो। अगला कह रहे हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग के दो उदाहरण लिखिए। सुनामी लहरें हो गई, भूकंपीय जो तरंगें हो गई, और ध्वनि तरंगें वसंत ऋतु के कंपन अनुदैर्ध्य तरंगे के कुछ अपरिमित उदाहरण हो सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। सुनामी की जो लहरें हो गई हैं ना, भूकंपीय तरंगें हो गई, और ध्वनि तरंगें हो गई वसंत ऋतु के
दौरान आने वाली जो कंपन अनुदैर्ध्य तरंगें हो सकती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण, ठीक है। तो ध्वनि, भूकंपीय, सुनामी लहरें, ठीक है। अगला कह रहा है कि डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लिखिए। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लिखिए। सो यह नियम कहता है कि क्रिया ना करने वाली गैसीय मिश्रण का कुल दाब मिश्रण में उपस्थित गैसों की आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। जहाँ पी ये दिया गया है इसका फॉर्मूला। सो कह रहा है जहाँ पी क्या है तो कुल दाब है, तथा ए इसके गैसों के आंशिक दाब है। मतलब P1 P2 P3 ये आंशिक दाब के रूप में इनको यहाँ पे लिखा गया है, आंशिक दाब के रूप में इनको बताया गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका मेन दाब है, ठीक है, इसका कुल दाब है, बाकी ये इसके छोटे छोटे दाब लिखे गए हैं चूँकि आंशिक के रूप में, ठीक है। अगला है कि गैसों के लिए एवोगैड्रो का नियम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि दाब और ताप समान होने पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो है समान होती है। यही यहाँ पे एवोगैड्रो का नियम कहता है। अप्रगामी तरंगें किसे कहा जाता है? तो किसी बद्ध समय में जब दो एक जैसी अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्घ्य प्रगामी तरंगें एक ही चाल से परंतु विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो उन्हें अध्यारोपण से अत्यंत हुई उनके अध्यारोपण से उत्पन्न हुई नई तरंग जो माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है अप्रगामी तरंग कहलाती है। देखो, प्रग्रामी अप्रग्रामी दोनों को कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के आने के चांसेस हैं और एक ना एक तो आ ही सकता है बिल्कुल से, प्रग्रामी अप्रग्रामी, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखिए। भाई कह रहा है प्रत्यास्थता गुणांक, पृष्ठ तनाव, दाब, कोणीय वेग। रट लो, ये रहे सारे, ठीक है, ये रहे। मैं कह रहा हूँ इनसे ऑब्जेक्टिव बनना तय है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। ये रहेंगे आपके यहाँ पे प्रत्यास्थता गुणांक का रहेगा, ठीक है, ये रहेगा पृष्ठ तनाव का, ये रहेगा कोणीय वेग का, ये रहेगा आपका दाब का, ठीक है। ये चारों बिल्कुल याद कर लो और भी याद कर लेना। कह रहा है कि तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, वही समझाइए। तो शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हो आंसर, बाकी आपको अच्छी तरीके से डिटेल में इसको पूरा कंप्लीट करते हुए रेडी कर लेना है, ठीक है। कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो परिणामी जो विस्थापन होगा उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश के योग के बराबर होता है तथा प्रत्येक तरंग के कारण उस बिंदु का विस्थापन क्या होगा क्रमशः यहाँ पे इस तरीके से y1 वेक्टर y2 वेक्टर हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से उस बिंदु का परिणामी जो है विस्थापन इस प्रकार से होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि क्या कारण है कि नल के नीचे घड़े अथवा के अनुमान कुछ दूर बैठा मनुष्य उसकी आवाज़ सुनकर लगा सकता है ना। मतलब नल खुला हुआ है, उसका उसके नीचे घड़ा रखा हुआ है, उसमें पानी टप 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 गिर रहा है तो उसका अनुमान लगा सकता है। इसका ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है भाई, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति जितना दूर होगा, ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति उस तक पहुँचेगी, बढ़ती जाती है, अर्थात आवाज़ क्या है पतली होती जाती है, तो वो उसमें अनुमान लगा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रगामी तरंग किसे धनात्मक एक्स अक्ष की ओर बाई अक्ष की ओर वेग से गतिमान प्रगामी तरंग का समीकरण लिखिए, ठीक है। तो प्रगामी तरंग किसे कहते हैं ये जरूर से याद कर लेना। देख लेते हैं क्या कहलाती है प्रगामी तरंग। तो वह तरंग जिसके किसी माध्यम में संचारित होने पर माध्यम के कण सरल आवर्त में कंपन करते हैं तो प्रगामी तरंग कहलाती है। तो कोई ऐसी तरंग जिसमें कोई माध्यम उसमें संचित होने पर माध्यम के कण क्या करेंगे, सरल आवर्त में कंपन करेंगे, तो प्रगामी तरंगे हैं। और इसमें अगर एक्स अक्ष और भी से यानी वेग से जो गतिमान प्रगामी तरंग है उसके लिए जो समीकरण हो सकता है इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। ये इसका समीकरण है, ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके लिए आदर्श गैस अवस्था समीकरण लिखिए। सो वह प्रक्रम जिसमें निकाय की ऊष्मा ना तो बाहर जा सके और ना बाहर से ऊष्मा के अंदर आ सके, ये रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। इस प्रक्रम को में गैस द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर जो हमारा डब्लू कार्य वर्क होगा वो यहाँ पे आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रेडी आपको करना है कि प्रत्यास्थ व प्रत्यास्थ संघट्ट में कोई दो अंतर लिखिए। बिल्कुल से रेडी कर लेना क्योंकि किसी की भी इसमें परिभाषा आ सकती है, ठीक है आपका, और किसी भी तरीके से ये अंतर में पूछा जा सकता है, तो ये रेडी करके रखना। कह रहा भाई इसमें कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है और इसमें क्या होता है कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या कुल ऊर्जा गर्मी ध्वनि और आदि में सीधी बात है यार, इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसमें ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, ठीक है। इसमें संवेग संरक्षित रहता है, इसमें संवेग संरक्षित रहता है, संवेग दोनों में संरक्षित रहता है, ठीक है। तो संवेग का ध्यान रखना, अप्रत्यास्थ और प्रत्यास्थ संवेग दोनों में संरक्षित रहेगा, लेकिन प्रत्यास्थ में क्या रहेगा, प्रत्यास्थ में ऊर्जा का संरक्षण होगा, अप्रत्यास्थ में ऊर्जा का संरक्षण नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि जब वस्तुओं में संघट्ट होगा यानी कि जब वो टकराएंगी तो उसके बाद वस्तुएं जो है इसमें अलग अलग दिशा में गति करेंगी, उनकी विपरीत गति करेंगी। इसमें क्या हो जाएगा, वस्तु एक साथ ही मिल जाएंगी, ठीक है, वस्तुएं साथ में चल सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, तो परिस्थितियाँ हो सकती हैं। और परिस्थिति भाई मिट्टी के गोले की है तो बस तो वस्तुएं क्या हो सकती हैं यहाँ पे साथ हो जाएंगी, ठीक है। और वाहन दुर्घटना में वस्तुएं क्या हो सकती हैं रुक सकती हैं, तो अलग अलग हो सकती हैं।
गैस के अणुओं की टक्कर होगी, बॉल का सतह से टकराना हो गया, तो ये क्या हो गया, तो ये प्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको रेडी करना है, तो दिया गया भाई कि 10 किलोग्राम वस्तु ब्राम में है, 10 किलोग्राम की वस्तु ब्राम में है, इस पर आलू बल आरोपित करने पर 6 सेकंड पश्चात 18 मीटर पर सेकंड से ये गति करने लगती है, तो इस पर आरोपित बल की गणना कीजिए। सिद्ध कीजिए कि बल बराबर संवेग में परिवर्तन, ठीक है, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, ये कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको रेडी करना है भाई, ये सदिश ए वेक्टर दिया गया है आपको, ठीक है, √2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, इसके मापांक की गणना कीजिए, इसको रेडी कर लेना। ठीक है, एक अंक सदिश की गणना कीजिए, इसको कर लेना। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन मैं लास्ट में बता रहा हूँ, इनको आपको छोड़ करके नहीं जाना है, केवल क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल से रेडी करके जाना। कह रहा है दूरी विस्थापन में अंतर, चाल वेग में अंतर भाई। ठीक है, और रेखीय प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। ठीक है, और ये कर लेना, किन किन कारकों पर निर्भर करता है भाई किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण। ठीक है, तो ये कर लेना, देखो कितनी बार आया है। ठीक है, एंड कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, कि इनका विस्थापन नियम क्या है भाई, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, रेखीय प्रसार गुणांक भाई, है ना, और ये प्रत्यास्थ एवं सुघट्ट पदार्थों में अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये कर लोगे। और बोल्ट से कैसे नट को रेंच की यानी कि पाने की सहायता से आसानी से खोला जा सकता है, क्यों खोला जा सकता है उसकी सहायता से, तो ये लिखना है। और न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है, सो ये कुछ क्वेश्चंस आपके अदर थे जो कि आपको रेडी कर लेने चाहिए, और सारे क्वेश्चंस आपको चाहिए कि रेडी करने हैं, सो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जल्द ही मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चन रेडी करके जाओ, बाकी आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, 3 नंबर वाले। ठीक है, सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि तैयारी में हम जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।